हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि आपका ये जो हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो इससे पिछली मैंने 2 वीडियो बनाई हैं जिस पे ये जो एमसीक्यू से रिलेटेड मैंने डिस्कशन की थी। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 66 तक डिस्कस कर चुका हूं और अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 67 से। बट इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। बार बार एक मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज आ रहे हैं कि सर इसकी मेरिट क्या आ जा सकती है, कट ऑफ क्या आ जा सकती है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो अनप्रडिक्टेबल है। मींस कोई भी इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इस पर एग्ज़ाम कैसे हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप रिजल्ट का इंतज़ार ना करते हुए अगला जो मेन है उसकी तैयारी जरूर रखें। हो सकता है कि क्योंकि आप लोग अगला ये जो मेन है उसकी तैयारी करना आज से ही शुरू कर दें। तो अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 पे। देखिए, लियन मैंने पहले ही बता दिया था। लियन इज़ द राइट टू होल्ड अ पोस्ट। मीन्स एक आपका कैडर में पोस्ट होल्ड करने का एक राइट रहता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ कि बीडीओ की कैडर स्ट्रेंथ है मान लीजिए 80-80। तो उन 80 वीडियो में एक पोस्ट आपके लिए भी है जहाँ पे आपका राइट रहता है। तो देखिए, लियन का जो राइट है टू होल्ड द पोस्ट, ये कब रहता है? अगर फॉरेन सर्विस में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जा रहा है वहाँ भी लियन बना रहता है। इवन सस्पेंशन है वहाँ भी लियन रहता है, क्योंकि पोस्ट जो एक है, जब तक आप उस पोस्ट पे हैं तब तक आपकी जगह कोई भी सब्स्टिट्यूट जो है वो नहीं भरा जा सकता है। और जो ज्वाइनिंग टाइम है, जब ट्रांसफ़र होती है तो उसमें भी ये लियन आपका रहता है। तो मीन्स इसमें आंसर डी इज़ द राइट आंसर। अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 68 में इन्होंने बताया है कि इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड अ पोस्ट कैरिंग डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शन विदाउट लिमिट ऑफ टाइम देन इट मे बी ट्रीटेड एज। देखिए, इसमें जब भी कोई पोस्ट परमानेंट पोस्ट है तो पोस्ट में भी ट्रीटेड एज परमानेंट पोस्ट। क्या है कि इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड अ पोस्ट कैरिंग डेफिनेट रेट ऑफ पेइंग। मीन्स एक जब परमानेंट पोस्ट है उस पर ही एक डेफिनेट रेट ऑफ पे जो है वो वहाँ पे रहता है। अगला जो क्वेश्चन है 69। देखिए, 69 में क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब अ प्रोविडेंट फंड, अब फैमिली पेंशन और सिमिलर अदर फंड। ये कौन से रूल में है? तो ये बताया गया है जो फंडामेंटल रूल है 16, उसमें ये बताया गया। देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि शायद ये जीपीएफ रूल में भी ऐसा प्रोविजन रहता है। बट जो मेन चीज़ जितने भी अल्टीमेटली रूल बने हैं वो सारे एफआर से ही निकले हैं। तो ये एफआर में यहाँ पे बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ 70। If a government servant continues service but in different posts, then but is the ruling for considering the fresh medical examination? देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो फंडामेंटल रूल 10 है वहाँ पे ये प्रोविज़न है कि जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है तो उसको जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ता है। ये एफआर 10 में बताया गया है। और बट एक चीज़ इसमें एग्जामिनेशन है कि मान लीजिए आप जब टेक्निकल रेजिग्नेशन देख के किसी नई पोस्ट पे जा रहे हैं तब आपको जो है वो नया मेडिकल सर्टिफिकेट जो है या फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और आपकी अपॉइंटमेंट SAS में हो जाती है, मींस HPFS में हो जाती है। तो आप वहाँ बन जाएंगे SO। जैसे ही आपकी SO सेक्शन ऑफिसर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो वहाँ पे आपको नया फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं 71। इसमें पूछा कि फॉरेन सर्विस पे मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देखिए। इसमें मेन जो चीज़ रहती है कि सर, हालांकि नेचर ऑफ वर्किंग सेम रह सकती है बट डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से पेमेंट कहाँ से हो रही है। इसमें रहती है पेमेंट, जो आपकी सैलरी की पेमेंट है वो रहती है सोर्स अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूटी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है एडवांस इंक्रीमेंट। देखिए, जनरली एडवांस इंक्रीमेंट देने का कोई प्रोविजन नहीं है, बट एफआर 27 में बताया गया है कि कुछ एक स्थितियां हैं जहां पे एडवांस इंक्रीमेंट भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दी जा सकती है। और ये यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन ऐसी अथॉरिटी है जो एडवांस इंक्रीमेंट सेंक्शन कर सकती है।
तो देखिए पहले तो जितने भी रूल हैं वहाँ पे गवर्नर या प्रेसिडेंट को ही पावरें दे रखी हैं, बट इसमें बताया कि अथॉरिटी कंपिटेंट टू क्रिएट अ पोस्ट वेदर टेम्परेरी और अ परमानेंट मीन, देखिए जिस अथॉरिटी के पास पोस्ट को क्रिएट करने की पावर है, अथॉरिटी है, वो ही वो इस रूल के तहत जो वो एडवांस इंक्रीमेंट अलाउ कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ फ़ी। देखिए ये फ़ी, ऑनरेरियम और इसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस चार्ज, वोटर, इस तरह ये वोट ऑन अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको शॉर्ट नोट आ सकते हैं या डिफरेंस आ सकते हैं। फ़ी और ऑनरेरियम में मैक्सिमम कई बार यहाँ पे 10 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा है डिफरेंस का, तो उसकी तैयारी जो आप डिटेल में कर लें, क्योंकि ये जो है सब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। अब फ़ी जो है, देखिए फ़ी में क्या होता है कि फी में जो रेमुनरेशन दी जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट को, वो दी जाती है अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड। मींस जो भी कंसोलिडेटेड फंड है स्टेट का या स्टेट का है या यूटी का है या सेंटर का है, उसके अलावा किसी और फंड से ही ये जो फ़ी दी जाती है। और ऑनरेरियम का अगर मैं बात करूं तो जो वहाँ पे ऑनरेरियम दिया जाता है, ये दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट क्या या कंसोलिडेटेड फंड से ही इसकी पेमेंट होती है ऑनरेरियम की, जबकि फ़ी की होती है अदर देन। तो ये जो है क्वेश्चन डी जो है इज द राइट आंसर। अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 74, और 74 क्वेश्चन में बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ट्रीटेड एज अमोलमेंट फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड लाइसेंस फी। देखिए 40C FR 45C में बताया गया है कि लाइसेंस फ़ी क्या है। और देखिए हिल कंपनसेटरी अलाउंस ये हमेशा जो है वो इसका अमोलमेंट का पार्ट रहता है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 75 की। ये है EOL मींस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसमें बताया गया कि किन स्थितियों में EOL जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तब भी इसको ड्यूटी जो है ट्रीट किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीमेंट। तो FR 26B में ये प्रोविज़न है, इसमें 3 कंडीशंस बताई गई हैं। पहली कंडीशन है कि जब सिविल कमीशन है नंबर 1, और सिविल कमीशंस है एक। दूसरा जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हायर स्टडी पे जा रहा है कहीं टेक्निकल या साइंटिफिक स्टडी के लिए और उसको अर्न EOL ग्रांट की जाती है उस स्थिति में, या EOL ग्रांट की जाती है ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। इन तीनों ही स्थितियों में ये जो EOL है इसको ट्रीट किया जाता है ड्यूटी और फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर है 76। अ गवर्नमेंट Mr. A got his last increment on 1st March 2022. When will he got his next increment if he has availed EOL on ailment of his wife? तो इसमें बताया गया कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है जिसकी जो इंक्रीमेंट लगती है वो लगती है मार्च 22 में लग चुकी है। तो देखिए जब भी इंक्रीमेंट लगती है टेक्निकली जो FR में बताया गया है वो बताया गया कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ, और ये लगती है हमेशा पहली तारीख को। इतना तो ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। अब अगर ये EOL पे नहीं जाता तो इसकी लगनी थी 1 मार्च 2023 को, बट यहाँ बताया कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये चला जाता है EOL पे और मेडिकल ग्राउंड पे। बट मेडिकल ग्राउंड किसकी है? इसकी वाइफ की। तो देखे ना ये बार बार कन्फ्यूजन आपको एक गूगली उन्होंने दी होगी कि मेडिकल EOL ऑन मेडिकल ऑफ हिज वाइफ या किसी रिश्तेदारी की बताएंगे तो वो मेडिकल ग्राउंड पे EOL नहीं होता है, वो ऐसा माना जाता है कि EOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो ये क्योंकि ट्रीट नहीं होगा एज ए ड्यूटी, तो इसकी जो इंक्रीमेंट है वो डेफर कर जाएगी। डेफर मीन्स आगे चली जाएगी कितना, इक्वल डेज जितने की EOL है। तो देखिए यहाँ पे 1 सितंबर 2022 से 7 अक्टूबर 2022 तक टोटल डेज बनते हैं 30 + 7 डेज मीन्स 37 डेज। तो टेक्निकली इसकी जो इंक्रीमेंट है वो 37 डेज जो है वो डेफर हो जानी चाहिए। बट हमें पता है कि इंक्रीमेंट लगती है पहली तारीख को जो मंथ ड्यू है, तो इसलिए इसकी इंक्रीमेंट यहाँ पे नोशनली लग जाएगी 1 अप्रैल 2023 को। बट जो एक्चुअल इसको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे वो मिलेंगे 7 ऑफ द अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनरेरियम। मैंने बताया था कि फ़ी और ऑनरेरियम पे आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बताया कि ऑनरेरियम
किस स्थिति में नहीं दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 77 है, देखिए मेरिटस वर्क के लिए भी नहीं दिया जाता है, स्पेशल वर्क है आर्बिट्रेशन का उस स्थिति में भी नहीं मिलता है, और ये कोई स्पेशल वर्क है उसके लिए भी नहीं मिलता है। इसके लिए देखिए आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको डेफिनेशन पे ही आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और ये सारा का सारा जो है वो उसकी डेफिनेशन में बताया गया। अब लास्ट में क्वेश्चन आया है कि सर्विस बुक है, सर्विस बुक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 20 मार्क्स का ये सब्जेक्टिव में आता है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को कब दिखाई जाती है। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि हर साल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो सर्विस बुक दिखाई जाती है और उससे एक सिग्नेचर कराए जाते हैं, एक कॉलम होता है सर्विस बुक में कि मैंने अपना सर्विस बुक देख लिया और इसकी एंट्री जो वो सही है। और अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 79 में, एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। देखिए जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंशन पे होते हैं तो उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस, और ये तो इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हूँ मैं 80 पे। तो देखिए बजट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो यहाँ से भी आपको जो मेंस हैं वहाँ पे भी एक टॉपिक इससे एक क्वेश्चन आएगा। तो बजट क्या है, तो मैंने बोला था कि बजट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये सारी की सारी जो इसमें बताई गई हैं ये सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। तो इसलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 80 है इसका डी इज़ द राइट आंसर। अब मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 81, और यहाँ है डीडीओ। डीडीओ एक बहुत बड़ी यहाँ पे इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डीडीओ होता है ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, मींस क्या, गवर्नमेंट की बिहाफ पे ट्रेजरी से बिल की ड्रॉल करने या उसकी रिसिप्ट करने के लिए ये जो है डीडीओ को डेजिग्नेट किया जाता है, और ये किया जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से जनरली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो आगे पावरें डेलीगेट कर देता है अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को। और एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि डीडीओ हमेशा गजटेड ऑफिसर को ही डीडीओ बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। इसका मैंने बताया था इसमें रूल 10 है, जो HPFR का रूल 10 है, और इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसको जरूर देखना। ये सारी की सारी जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 83 है, ओरिजिनल वर्क डज नॉट इंक्लूड। देखिए ओरिजिनल वर्क क्या है, ये चैप्टर HPFR का एक चैप्टर है वर्क से रिलेटेड, और उसको जरूर देखिए, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और ओरिजिनल वर्क का मतलब ये है कि नई कंस्ट्रक्शन करनी, वो ओरिजिनल वर्क की डेफिनेशन में आता है, या किसी उसमें सब्सटेंशियल एडिशनल करना है या अल्ट्रेशन करना है, मींस कोई कमरा बिल्डिंग बनी है उसके साथ एक नया कमरा जोड़ रहे हैं तो वो भी ओरिजिनल वर्क आ जाता है। स्पेशल रिपेयर, जो नया फ्लैट या कोई बिल्डिंग आपने ले रखी है उसके लिए उसके साथ उसकी कोई स्पेशल रिपेयर कर रहे हैं, वो भी ओरिजिनल वर्क में आता है। बट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बिल्डिंग की मेंटेन करना या फिक्सचर लगाना, वो जो है इसका ओरिजिनल वर्क्स की डेफिनेशन में नहीं आता। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 84, और ये है सरप्लस ऑब्सलीट या अनसर्विसेबल गुड्स शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय, मीन्स किसके द्वारा की जाती हैं। देखो सबसे पहले सरप्लस का मतलब ये है कि दे आर इन गुड कंडीशन, बट ज़्यादा हैं ऑप्स में, और उसको किसी अगर सरप्लस होती है तो जनरली इसको क्या करता है कि जो जिस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ऑब्सलीट मीन्स जो जैसे कंप्यूटर है वो ऑब्सलीट हो जाता है, 4-5 अपडेटेड वर्जन का हो जाता है। और अनसर्विसेबल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए चेयर है, उसकी टांगें वगैरह टूट गई हैं तो वो हो गया अनसर्विसेबल। तो इन स्थिति में इसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, तो ये सारा जो इस पे भी मैंने डिस्पोजल पे वीडियो बनाई है उसको जरूर देखिए। और ये देखिए बिड के एडवर्टाइज टेंडर के थ्रू भी इसको किया जा सकता है, पब्लिक ऑक्शन के द्वारा भी किया जा सकता है, और अदर मोड भी हैं, वो भी मैंने सारे डिस्कस किए हैं। तो मीन्स ये जो डी है कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है जेम पे। मैंने MCQ डाले थे, वहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कि जेम का मतलब क्या है। जेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये जो रूल HPFR का रूल 94A है वहाँ पे नया जुड़ा है, ये प्रोक्योरमेंट का एक मोड है। तो ये इससे रिलेटेड भी आपके जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
मेन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। 86 में इन्होंने पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट रेवेन्यू रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इज क्रेडिटेड। देखिए, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है, मीन्स जिस जो भी सोर्स है जहाँ से सरकार को इनकम हो रही है, वो सारी की सारी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में। और कंटीजेंट फंड क्या होता है, ये रखा होता है इमरजेंसी के लिए। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो ये 5 करोड़ का ऐसा 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 फंड है जो रखा गया है इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। और पब्लिक अकाउंट में जाता है जीपीएफ का पैसा या एलआईसी या पीपीएफ का पैसा, ये सारा जाता है पब्लिक अकाउंट में। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि काइंड ऑफ अकाउंट कितने हैं सरकार के, उसको भी जरूर देखिए क्योंकि वहाँ से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। और ये आता है जो हमारे आर्टिकल है उसके 266 और 267 में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये 2 टाइप के हैं और इसमें केवल डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो परमानेंट चीज़ें, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई मशीनरी, बहुत बड़ी मशीनरी खरीद रहे हैं, वो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि जो चीज़ें बन गई हैं उनको मेंटेन करने के लिए डे टू डे जो रिकरिंग एक्सपेंस हैं, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना दी या स्कूल बना दिया तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब स्कूल में मान लीजिए वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं या स्कूल में आप रंग रोगन कर रहे हैं, तो ये जो है बाद में रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है, वो होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लीजिए, वो है जो टेंजिबल मीन्स ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकें और देख सकें, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड विद द ऑब्जेक्ट टू अक्वायर ए टेंजिबल एसेट्स ऑफ ए परमानेंट नेचर, मीन्स परमानेंट नेचर के होने चाहिए और एनहांसिंग द यूटिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग। तो ये था इसका मतलब, ये जो ए है ये है इसका राइट आंसर। अब मैं आ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। तो इसमें बताया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसे हम बोलते हैं बजट को ही हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो मीन्स बी इज़ द राइट आंसर। और अगला है कि पेमेंट मेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोड डिग्री इज नोन एज। ये देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कोड एक्सपेंडिचर है। कोड एक्सपेंडिचर किसी भी टाइप का एक्सपेंडिचर बजट में नहीं होता है। मैंने बता दिया था हमारे पास जो होते हैं वो चार्ज और बोटर 2 टाइप के ही एक यहाँ पे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये है चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब वो है कि जिसे जो है वो लेजिस्लेचर में हमें वोटिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि कई बार मान लीजिए जैसे अभी देखिए फरवरी या मार्च महीने में बजट सेशन चलता है, पर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आई कि मान लीजिए बाढ़ आ गई और या कोई ऐसी ट्रेजेडी होगी कि लेजिस्लेचर की मीटिंग नहीं हो पाई, विधानसभा की मीटिंग नहीं हो पाई, तो अब क्योंकि अप्रैल से जो है वो खर्चे रिकरिंग एक्सपेंस तो करने पड़ेंगे। तो विदाउट आपको पता है कि विदाउट पासिंग ऑफ द बजट एक सिंगल पेनी भी जो है वो कंसोलिडेटेड बजट से विड्रॉ नहीं की जा सकती है। तो उस स्थिति में वोट ऑफ अकाउंट जो है वो पास कराया जाता है। और इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देखिए क्योंकि ये भी 5 मार्क्स का जो है वो केवल क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हिंदी के ग्रामर से, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब मैं ले रहा हूँ जो टेक्निकल टर्म है जो ऑप्शनल में यूज़ होती है। देखिए, सीनियर होता है वरिष्ठ, यहाँ पे लिखा है कनिष्ठ, तो मीन्स ये गलत जो है गलत आंसर है। मेमोरेंडम होता है ज्ञापन। और ऑटोनमस होता है स्वायत्त, मीन्स ऑटोनमस बॉडी जो है स्वायत्त बॉडी बन जाती है। तो ये इसका राइट आंसर है। और अब ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 102। किस प्रकार का पत्र एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है? देखिए, जब मैंने बताया था आपको 13 टाइप के मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और उसमें जैसे ऑप्शन मेमोरेंडम है, यूओ नोट है, डीओ नोट है, या लेटर है, या एसएमएस है, या ईमेल है, ये सारे के सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो देखिए, जब एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को अपनी कोई पर्सनल बात रखनी होती है ऑफिशियल कैपेसिटी पे, तो डीओ नोट इशू होता है। और इसका मतलब डीओ नोट को हम बोलते हैं अर्धशासकीय पत्र। तो मीन्स अर्धशासकीय पत्र या डीओ नोट इज द राइट आंसर। अब किस प्रकार के पत्र में लिखा जाता है कि इस सामग्री को अमुक तिथि तक प्रकाशित करें? जब भी प्रेस विज्ञप्ति होती है
तो जब प्रेस विज्ञप्ति में ये लिखा जाता है कि क्योंकि ये आपको पता है कि गज़ट में छपती है, तो वहाँ पे लिखना पड़ता है कि फलां तारीख से पहले पहले इसको जो वो न्यूज़पेपर में प्रकाशित करें। तो अगला क्वेश्चन है कि समान सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना फिलिंग द ब्लैंक जो व्यक्ति के साक्ष्य एवं विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया। ये रहता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिपोर्ट। तो देखिए जो भी कमेटी है, जांच कमेटी है, वो अपनी रिपोर्ट देती है। अगला क्वेश्चन है 105। तो ये इसमें पूछा गया कि जब आपने कोई मान लीजिए रिपोर्ट मांगी और वो आपके पास नहीं आई है, तो उसके बाद हम इशू करते हैं कंसर्न्ड ऑफिस को रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को हम बोलते हैं अनुस्मारक। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है मैंने लिया है 109 कि किसी वस्तु की पूरी छानबीन करना, उसे हम बोलते हैं विवेचन। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 11। अब प्रेसी मस्ट बी हाउ मच लॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसी आपके इंग्लिश में भी आएगी। तो प्रेसी के लिए एक सेट फॉर्मेट है कि इसको 1/3 से ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए, ना ही कम होने चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो 1/3 इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू राइट ए प्रेसी, उस पर आप जरूर देखें क्योंकि वो आपकी मेन एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अब डी नोवो होता है न्यू। तो न्यू इज द मीन्स डी इज द राइट आंसर। नोटिंग पे मैंने पहले ही बात कर दी थी कि नोटिंग क्या है। ग्रीन शीट पे लिखी जाती है और इसे डीलिंग हैंड के द्वारा पुटअप किया जाता है। जो जिस भी अथॉरिटी ने डिसीजन लेना उस लेवल तक ये फाइल जाती है। तो इसमें क्या है, प्रिपेयरिंग अ नोट फॉर टेकिंग अ डिसीजन ऑन ए केस, ये यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये था, मुझे लगता है ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन अब कर लिए हैं। और बार बार आपके द्वारा पूछा जा रहा है कि सर इसमें मेरिट कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वी रेडी, आपके जितने भी मार्क्स हैं आप ये मान के चलिए कि आप यहाँ पे पास होने वाले हैं और मेन एग्ज़ाम की तैयारी करें। इसी तरह की मैं कोशिश करूँगा और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HB नोटिफिकेशन बाय संख्यान। आप यहाँ पे एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HB नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।